हमारे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है। स्टेप बाय स्टेप हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो आप लोग ज़रा अपने दिमाग से सोचें, आप लोगों को क्या केमिकल रिएक्शन के बारे में पता है? आप लोगों ने अपने आसपास में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को होते हुए देखा होगा। जैसे कि हमारी एनसीईआरटी किताब के अंदर लिखा हुआ है, अगर आप किताब को पढ़ें तो उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, यानी कि जो दूध होता है अगर हम उसे गर्मियों के दिनों में अगर किचन में रखा हुआ रात में छोड़ देते हैं तो सुबह तक कोई उसमें चेंज होता हुआ हमें पता चलता है क्या? मे बी वो जम जाता है, फट जाता है, ठीक है, यानी कि वो दही जैसा बन जाता है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें बोला गया है, एन आयरन तवा पेन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, यानी कि लोहे को अगर हमने कभी भी अगर एटमॉस्फेयर में अगर रख दिया है, खुले एटमॉस्फेयर में रख दिया है, छत पर रख दिया है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में एयर के कांटेक्ट से उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर आ जाती है, तो सर ये क्या है सब बताएंगे। इसके बाद में आप अगर आगे देखें कि ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड फूड इज कुक्ड, आप लोगों को एक और चीज़ बताई गई है इसके अंदर। क्या आप लोगों ने ये ध्यान दिया है कि जो शराब होती है, जो अल्कोहल होती है, वो अंगूरों को सड़ा करके ही बनाई जाती है। इसके साथ साथ आपके घरों में जो आप लोग जो खाना बनाते हैं, वो खाना भी जो आप बना रहे हैं, जो पक रहा है, जिसके अंदर आप हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो खाना क्या हो रहा है, आपके खाने लायक हो रहा है, उसको आप पका पा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो खाना आप पका रहे हैं, क्या इसमें भी कुछ हो रहा है क्या? इसके साथ में आप लोग जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब जो आप लोग जो सांस ले रहे हैं, सांस लेने में बहुत सारी एयर आपकी बॉडी के अंदर गई। आपके जो ये लंग्स हैं, लंग्स ने क्या किया, लंग्स ने जो ये आपने एयर ली है उसमें से ऑक्सीजन को सेपरेट करके आपके ब्लड में ट्रांसफ़र किया। ये ऑक्सीजन आपके ब्लड से होते हुए आपके सेल्स तक पहुंची। सेल्स ने उस ऑक्सीजन को अपने पास लिया और उस ऑक्सीजन की मदद से जो ग्लूकोज वहाँ तक पहले से ही डाइजेस्ट होकर के खाना जो हमारा डाइजेस्ट होकर के जो ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज जो हमारे सेल्स तक पहुँचा हुआ है, उसको क्या किया, तोड़ने के लिए इस ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहा। तो मोटी मोटी बातें अगर हम समझने का प्रयास करें तो आप ऐसा समझें कि जो दूध है, दूध जो हमने गर्मियों के दिनों में रात के समय पे जब हमने किचन में रख दिया तो उसके अंदर जो चेंज आ गया सुबह के टाइम तक। दूसरी बात, जब हमने लोहे किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने छत पर रख दिया और 10 या 5 दिनों के अंदर जो उसकी कलर के रूप में जो उसमें जो चेंज आया है। इसके साथ में हमने जो अंगूरों का बताया कि अंगूरों को अगर सड़ने के लिए रख दिया जाए 1 से 2 महीने के लिए तो उसकी टेस्ट में जो चेंज आ जाता है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि अगर हम खाना पकाते हैं तो खाना पकाने पर उसमें जो चेंज होता है। इसके बाद में हमने बताया कि अगर आप कोई भी रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, यानी कि आप सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है, ब्रीथिंग एक अलग चीज़ है, रेस्पिरेशन एक अलग चीज़ है, परंतु रेस्पिरेशन के ही अंदर ब्रीथिंग भी इंक्लूड होती है, क्योंकि जब तक आप ब्रीथिंग नहीं करोगे, जब तक आपके बॉडी के अंदर एयर जाएगी ही नहीं, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट कैसे होगी। तो आप ऐसा समझें कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शंस के जरिए हो रही हैं। आप ये बोलोगे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि जो केमिकल रिएक्शंस जो ये हो रही हैं तो हमें दिख क्यों नहीं रही, हम आखिरकार कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सारी की सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस के जरिए हो रही हैं। सबसे बड़ी बात, केमिकल रिएक्शंस कहीं पर भी हों तो हम उसको पहचाने कैसे कि केमिकल रिएक्शंस किस बेसिस पर होती हैं, कैसे हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है कि यही केमिकल रिएक्शंस हैं और ये केमिकल रिएक्शंस नहीं हैं। तो जो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर तरीके से ध्यान से स्टेप बाय स्टेप अपन देखेंगे। उसके बाद में आपको बिल्कुल भी पिन ड्रॉप आप लोगों के पास में इतना छोटा सा भी डाउट नहीं रहेगा कि आप लोग ये सोचेंगे अरे ये वाला टॉपिक हमें क्लियर नहीं हुआ, ऐसा इतना सा भी डाउट आपके लिए नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, हम कैसे पहचानेंगे, उसका क्या आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है।
वो सारी चीज़ों को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक्टिविटी 1.1 को ऑब्जर्व करना होगा। एक्टिविटी 1.1 को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले आप उसे पढ़ें। उसके अंदर बेटा सबसे पहले आप लोगों को मैं सारी एक्टिविटी सब कुछ करवाऊंगा, आप लोग बिल्कुल निश्चित रहें इस चीज़ से। एक्टिविटी 1.1 है, 1 नहीं है, 1.1 है। देखो बेटा एक्टिविटी 1.1 के अंदर क्या बोला गया है, एक्टिविटी 1.1 के अंदर आप लोगों को बोला गया है कि आप एक मैग्नीशियम की रिबन लें, एक मैग्नीशियम की रिबन लें। तो जरा ध्यान देना कि सर मैग्नीशियम की रिबन लें मतलब समझ में नहीं आया। रिबन का मतलब तो हम समझते हैं, रिबन को मतलब हम कहते हैं फीता, फीता इसी को ही इंग्लिश में हम बोल देते हैं रिबन। पर सर एक चीज बताइए, फीता का मतलब क्या, रिबन का मतलब क्या? तो आप लोग बोलोगे बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो उसके अंदर जो रिबन्स आते हैं वो रिबन कहलाता है। बच्चियां जो अपनी चोटी में जो रिबन बांध लेती हैं, फीता बांधती हैं, ये वही रिबन है। तो सर वो तो कपड़े का होता है, ये तो सर मैग्नीशियम बोल रहा है, तो मैग्नीशियम का कोई कपड़ा है? नहीं, मैग्नीशियम का रिबन जो ये बोला जा रहा है, मैग्नीशियम का मतलब होता है बेटा ये एक मेटल है। मैग्नीशियम एक मेटल है। सर अगर ये मेटल है तो हमने आज तक इसे देखा क्यों नहीं, हमारे यूज में क्यों नहीं आया? जैसे बेटा आप एक चीज समझें, आपने आज तक कौन कौन से मेटल्स के बारे में ज़्यादातर जानकारी रखी है? गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में, प्लेटिनम सुन लिया होगा, पर क्या इतना ही होता है? कॉपर के बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में, बस इतना ही आपने सुना होगा। परंतु ये बताओ क्या दुनिया में केवल इतने ही मेटल्स हैं? नहीं, पीरियोडिक टेबल को आप आगे चल के जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 118 एलिमेंट्स हमारे अभी तक हैं और उसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं, और जो आपके रेगुलर डेली लाइफ में यूज नहीं हो रहे हैं इसीलिए आपको पता नहीं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए तो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स के रूप में वहाँ पर हैं। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से मैग्नीशियम जो रिबन है, ये मैग्नीशियम जो मेटल है ये भी एग्जिस्ट करता है, मेटल के फॉर्म में ही पाया जाता है। बस ये है कि आपने डेली लाइफ के अंदर इसका कभी यूज नहीं किया, इसलिए आपको इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, जैसे कॉपर होता है, जैसे सिल्वर होता है, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, उसी प्रकार से मैग्नीशियम भी एक मेटल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम का एक फीता यानी कि रिबन लिया, मैग्नीशियम का रिबन ले लिया। सर अब आप क्या करोगे इसमें? तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो मैग्नीशियम का जो रिबन आपने जो लिया है, ये मैग्नीशियम का रिबन अगर खुले एटमॉस्फेयर में रखा है या मान लीजिए आपने बहुत दिनों से इसका यूज नहीं किया है तो मे भी हो सकता है, क्योंकि हवा तो हमारे हर जगह है, तो एयर के कांटेक्ट में आने पर इसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर डिपॉजिट हो गई होगी। सर ऑक्सीजन की लेयर डिपॉजिट हो गई होगी, ऐसा कैसे हो जाता है सर? इसमें अपने आप लेयर कैसे डिपॉजिट हो जाती है? अरे बच्चों आप ऐसे समझ लें, आपके घरों में बहनों ने, भाभीयों ने, चाचियों ने, किसी ने भी मतलब ज्वेलरी पहनी होगी, तो गोल्ड की, सिल्वर की ज्वेलरी जो भी पहनते हैं, तो आप लोगों ने ये नहीं देखा कि वो जब भी ज्वेलरी, जब वो ऑर्नामेंट्स जो भी यूज़ करते हैं तो उनके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है, एक प्रकार से ब्लैक कलर का, या फिर जो फेड कलर हो जाता है, उसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो दब जाता है और इसके ऊपर एक डार्क कलर जैसा आ जाता है, तो वो मेटल्स के ऊपर आ जाता है। तो फिर उसको क्लीनिंग कराने के लिए हम लोग सुनार के पास जाते हैं। ठीक है ना? तो उसी वो ऐसा क्यों आया सर? वो पता ही नहीं सब क्यों आ गया उसके ऊपर ऐसा कलर, जबकि गोल्ड तो सब प्योर होता है बेटा। बात ये है गोल्ड प्योर ही नहीं है, 24 कैरेट का गोल्ड कोई भी बनाता नहीं, क्योंकि वो यूजुअल फॉर्म में होता नहीं है। ठीक है ना? दूसरी बात ये है कि जो भी इसके ऊपर जो ये लेयर आ रही है, ये लेयर इस मेटल की रिएक्टिविटी की वजह से आ रही है। मतलब ऐसा समझ लो कि जो मेटल्स है, जो मैग्नीशियम है, ये रिएक्ट कर लेता है। किसके साथ रिएक्ट कर लेता है? ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। सर रिएक्ट करना क्या कहलाता है? रिएक्ट को क्या कहते हैं हम? तो आप ऐसे समझें, रिएक्ट मतलब ये अपने साथ उसे जोड़ लेता है, उससे भिड़ जाता है, उससे रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि आप लोगों ने सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग देखे होंगे, एक होंगे संत महात्मा टाइप के, और एक होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों के कामों में उंगली करेंगे। ठीक है ना? तो दो तरीके के व्यक्ति होते हैं। तो एक संत महात्मा टाइप के जो बैठे रहेंगे, जो अपने भगवान का हरि भजन करते रहेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन व्यक्ति जा रहा है। तो ये ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? नॉन रिएक्टिव।
ये रिएक्टिव नहीं है, ये रिएक्ट नहीं करते, इनको कोई मतलब नहीं, दुनिया में कुछ भी हो जाए हमें सिर्फ अपने ईश्वर से मतलब है। परंतु एक होंगे समाज के अंदर दो प्रकार के, दूसरा प्रकार का व्यक्ति कौन है? दूसरे प्रकार का व्यक्ति है जो फालतू बैठा है, काम धंधा नहीं है उसके पास में। अब वो क्या करेगा? इसके घर में कौन आ रहा है, उधर कौन जा रहा है, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। सड़क पे से अगर मान लीजिए पुलिस की वैन जा रही है या पुलिस वाले जा रहे हैं तो उनको रोक लेगा, फिर पूछेगा अरे भैया बताओ बताओ कहाँ जा रहे हो, उसके घर जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, क्या मैटर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो ये कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्टिविटी इनके अंदर ज़्यादा है, इनके अंदर अपेक्षा ज़्यादा है, हर चीज़ों को जानना है, ठीक है ना। तो ये क्या है? रिएक्ट कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से आप पहले समझ लें कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हायर रिएक्टिविटी के होते हैं और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो लेसर रिएक्टिविटी के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो अच्छा रिएक्टिव है, इस वजह से वो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन पाई जाती है उसके साथ में रिएक्ट कर लेता है और उसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। मेरी बात समझने का प्रयास करना, ठीक है। अभी यहाँ पर ऑक्सीजन की लेयर डिपॉजिट हो गई है, इसीलिए मैग्नीशियम के ऊपर एक थोड़ी सी ब्लैक कलर की कोटिंग सी आ गई। तो सर आप ये क्यों बता रहे हो? आने के लिए क्यों बता रहा हूँ, बताता हूँ। अब सबसे पहले हमें क्या किया गया, ये मैग्नीशियम रिबन ले लिया हमने, ठीक है। फिर इसके बाद में एक हमको लेना है पेयर ऑफ टर्म। पेयर ऑफ टर्म क्या होता है सर? जैसे मान लीजिए हमें एक लेना है चिमटा, चिमटा बोल सकते हैं हिंदी में, सरसी बोल सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश में टॉम बोल सकते हैं। इसकी मदद से हमको एक साइड को इसको पकड़ लेना है ऐसे, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये चिमटा है, इससे मैंने इसको रिबन को पकड़ लिया और उसके बाद में मैं नीचे से इसको जलाऊंगा। सर आप जला क्यों रहे हैं? बताते हैं भैया क्यों जला रहे हैं। सबसे पहले मैंने पेयर ऑफ टर्म से ये रिबन को पकड़ लिया, ठीक है। रिबन को जब मैंने जैसे पकड़ लिया है, अब मैं ये चाहूँगा कि इसको जलाऊंगा, परंतु देखो जब मैंने लाइटर से, तिल्ली से, माचिस की तिल्ली से, स्टिक से, मैचबॉक्स की स्टिक से, जब मैंने लाइटर से, जिसे किसी से भी, बर्नर से, जो भी हो आपके पास, जब मैंने इसको जलाने के लिए कोशिश करी तो ये जल ही नहीं रहा। बड़ी दिक्कत वाली बात। सर वैसे मेटल जलता भी तो नहीं है, लोहे को जला के देखो जलता है क्या, गोल्ड को जला के देखो जलता है क्या, सिल्वर को जला के देखो जलता है क्या? अरे भाई जलता ही नहीं। सर ये भी नहीं जलेगा। अरे भैया आप ये समझें कि जो भी मैंने नाम लिए, गोल्ड को और ये यहाँ पर अपने पास में सिल्वर है, ठीक है ना, आयरन है, इनको हमने जब जला के देखा तो ये जल नहीं रहे थे। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो बाद में बताऊंगा। ये ध्यान रखना, मैंने एक्सेप्शन शब्द इसलिए बोला है कि मैं अगर चाहूँ तो लोहे को भी जला सकता हूँ, परंतु उसके लिए मुझे उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स करने रहेंगे। इस वजह से क्यों करने रहेंगे, उस सबके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं जो अभी नहीं बताऊँगा। बस मैं इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये मेटल है, इसको हम जब जला रहे हैं तो ये जल नहीं रहा है। तो आपका आंसर ये रहेगा कि सर वो वाले मेटल्स भी नहीं जलते हैं, इसलिए ये वाला मेटल्स भी नहीं जल रहा है, क्योंकि मेटल्स तो एक जैसे, सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी। हाँ माना कि सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी, परंतु रिएक्टिविटी पावर एक जैसी सबकी नहीं होती। ये हायर रिएक्टिव है, ये तो जल जाना चाहिए था, परंतु ये जल नहीं रहा है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब मैग्नीशियम की जो रिबन है, जब इसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर जब डिपॉजिट हो गई है तो वो ब्लैक कलर का इसका हो चुका है, और वो क्या कर रहा है, जो फ्लेम है, जो हम बर्नर है, जैसे मान लीजिए ये बर्नर है, बर्नर से जब हम इसको जला रहे हैं तो वो आग जो है वो इसके ओरिजिनल लेयर से कनेक्ट ही नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से उसे जला पाए। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको समझाऊं कि जैसे मान लीजिए ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये मान लीजिए एक लोहे का बोर्ड है, मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया है, पेंट कर दिया है। ध्यान समझते चलना, इसके ऊपर मैंने पेंट कर दिया है। अब बताइए क्या किसी भी प्रकार से जो हवा है, हवा के अंदर ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब पानी की बूंदें हैं, थोड़ी सी नमी है, क्या किसी भी प्रकार से इस लोहे के गेट में जंग लगा पाएंगी क्या, रस्टिंग फॉर्मेशन कर पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में कौन आ रहा है, पेंट की लेयर आ रही है। वो पेंट की लेयर बाहर की चीज़ों को अंदर की चीज़ों से कनेक्ट करने ही नहीं दे रही। उसी प्रकार से यहाँ पर जो हम बर्नर से जो फ्लेम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये आग जो है वो मैग्नीशियम से रिएक्ट नहीं कर रही है, मैग्नीशियम के ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर जो जमी हुई है वो उसके बीच में आ रही है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से वो जल नहीं रही है।
या जलने में दिक्कत आ रही है, उतनी तरीके से नहीं जल रही जितने तरीके से ये एक्चुअली में जलती है। मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो फिर सर इसका सॉल्यूशन क्या है? और सबसे बड़ी बात, हम मैग्नीशियम रिबन को जलाना ही क्यों चाहते हैं? जरूरी है क्या जलाना? बेटा सबसे पहले जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको केमिकल रिएक्शन समझाऊंगा। तो अभी बिना कोई बात अपने दिमाग में लाए मेरे साथ में जुड़े रहो। जैसे ही एक्टिविटी 1.1, 1.2 और 1.3 में आपको कंप्लीट करा दूंगा, वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी काम हमने जो किए ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन के ही रिप्रेजेंटेशन है। और देखो अपन ने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, और ऐसा होने पर ये हो रही केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या बोला था? आइडेंटिफिकेशन। केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें एक्टिविटीज के जरिए ही समझाएंगे आपको, ठीक है। अब इसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर जमा है, तो मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन की जो लेयर जमा है, ऑक्साइड की लेयर जो जमा है, सबसे पहले उसे क्लीन करें। सर किससे करें? सर एक काम करते हैं, मैग्नीशियम को लेते हैं, दीवार से घिस देते हैं, खुद से घिस लेते हैं। अरे ऐसा नहीं करना है भाई, इसके लिए आप लोगों ने मार्केट में एक नाम के प्रोडक्ट आता है जिसको हम कहते हैं सैंड पेपर। क्या कहते हैं? सैंड पेपर कहते हैं। तो सैंड पेपर कहते हैं, तो सैंड पेपर मतलब सर ये तो हम जाएंगे, कोई समझता ही नहीं है, दुकान वाला जानता ही नहीं है सैंड पेपर मतलब क्या। तो भैया आप उसको कह दो रेख माल। भैया देखो मैं आपको हिंदी में इसलिए बोल देता हूँ ऐसे शब्द, क्योंकि ये जो शॉपकीपर्स होते हैं उन लोगों को ये नाम नहीं पता है, तो आप ऐसे बोल देना। सर रेख माल क्या होता है? जब कभी भी आपके घरों में जो चिनाई हो रही होती है, मकान बन रहा होता है, तो जो सीमेंट के जो कुछ स्पॉट्स जो दीवारों पर, गेटों पर, दरवाजों पर जो लग जाते हैं, तो एक रेखमाल आता है, सैंड पेपर आता है, उसकी मदद से हम उसे घिस देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो सीमेंट जो उसके ऊपर जो डिपॉजिट हो जाता है वो हट जाता है। उसी सैंड पेपर को लाना है, मैग्नीशियम की रिबन को प्रॉपर तरीके से आपको इस प्रकार से घिस देना है। इसके ऊपर जो भी ऑक्साइड की लेयर जमा होगी, डिपॉजिट होगी, वो पूरी की पूरी क्लीन हो जाएगी। उसकी अंदर की जो ओरिजिनल लेयर है, जो ओरिजिनल मैग्नीशियम है, वो निकल आएगी। फिर हम इस पेयर ऑफ टोंग से इसको पकड़ेंगे, फिर बर्नर के ऊपर रखेंगे। बर्नर के ऊपर रखने पर यहाँ पर जो इसकी हीट फ्लेम जो निकल रही है, ये हीट फ्लेम मैग्नीशियम को जला देंगी। ऐसा होगा क्या? होना तो यही चाहिए, तो क्या होगा क्या? नहीं, इसके पीछे कुछ दूसरा कारण है, समझ। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हवा बह रही है, यहाँ पर हवा बह रही है, ये है एयर। एयर के अंदर तो बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी, ठीक है ना। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। सर ये ऑक्सीजन एक्चुअली में क्या करती है? ऑक्सीजन के बारे में आपने ये सुना होगा कि ऑक्सीजन जो गैस होती है वो जलाने में हेल्प करती है, किसी भी चीज़ को जलाने में हेल्प करती है। मतलब खुद सोचो ना, जब ये मैग्नीशियम की रिबन के ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर जमा थी, तो वो ऑक्सीजन अगर जलाती होती, किसी को भी अगर जला देती है, तो वो तो पहले ही जिसको जला देती, तो ये जिसको जला नहीं पाई थी, क्योंकि तब हमारे पास में हीट फ्लेम नहीं थी। मतलब जो भी हमारे पास में जो आग की जो हमारे को जो फ्लेम चाहिए इस रिएक्शन को कराने के लिए, वो फ्लेम उस वक्त नहीं थी। तो केवल बस हवा आ रही थी, ऑक्सीजन आ रही थी, उससे कांटेक्ट में आ रही थी, तो कहीं से भी उसको आग मिली नहीं, तो उसने खुद ही उससे रिएक्ट कर लिया, डिपॉजिट हो गई। आग मिल जाती तो जला देती। तो उस वक्त यहाँ पर हीट नहीं थी, वहाँ पर फ्लेम नहीं थी, इसलिए वो जला नहीं पाई। अब क्या हो रहा है? अभी भी यहाँ पर एयर में ऑक्सीजन है, परंतु अब जो ऑक्सीजन है उसके साथ में यहाँ पर क्या है? फ्लेम है, आग है। तो आप ये समझें कि ऑक्सीजन की मदद से आग लगती है, ऑक्सीजन से आग नहीं लगती, ऑक्सीजन की हेल्प से ही आग लगती है, हीट लगती है, फ्लेम आती है। जरा आप देखें तो क्या होगा, जब ये हीट जब यहाँ से निकल रही है, यानी फ्लेम्स इसके अंदर से निकल रही है, आग इसके अंदर से निकल रही है, तो जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन इसको जलाने के लिए, इस मैग्नीशियम को जलाने के लिए सबसे पहले आकर के यहाँ पर आग में आकर के पहले खुद क्या करेगा? बीच में आएगा, फिर ये ऑक्सीजन टूट जाएगा। ऑक्सीजन टूट जाने के बाद में फिर ऑक्सीजन जाकर के इस मैग्नीशियम से अटैच हो जाएगा। फिर मैग्नीशियम से जब जाकर के अटैच हो जाएगा तो एक अकेला ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो वो अटैच होगा।
मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसको इलेक्ट्रॉन देगा। जो भी डिटेल में आपको जो मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इतना समझ लें कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन सबसे पहले आता है इस आग, बीच में आग में आ जाता है, ये टूट जाता है, फिर ये ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाता है, और जब ये अटैच हो जाता है फिर ये इसी आग की हेल्प से, इसी फ्लेम की हेल्प से ये खुद भी जलता है और मैग्नीशियम को भी जलाता है। और जलाने पर बेटा आपको यहाँ पर कुछ नया देखने को मिलता है, यहाँ पर वाइट डेज़लिंग फ्लेम, यहाँ पर आपको वाइट डेज़लिंग फ्लेम मिलती है। वाइट डेज़लिंग फ्लेम का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा चमकदार सफ़ेद प्रकाश मिलता है, यानी कि एकदम बहुत ही ज़्यादा जोर से ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत हाई इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा मतलब उसका प्रकाश रहेगा, तो वो आपको वाइट डेज़लिंग फ्लेम मिलेगा यहाँ पर। और बहुत ही सफ़ेद प्रकाश इसमें से निकलेगा जब ये जलेगा, और इसके साथ में जो इसका जो रेसिड्यू रिमेनिंग जो बचता है, यानी कि जो इसका जो पाउडर फॉर्म में कोई भी चीज़ जलने के बाद में राख बन जाती है, तो ये जब जलेगा, तो जब ये जलने के बाद में जब इसका जो रिमेनिंग बचेगा, तो रिमेनिंग को भी हम क्या करेंगे, एक किसी चाइना क्ले के अंदर हम ले लेंगे, चाइना क्ले से बनी हुई एक बाउल के अंदर हम इसे रख लेंगे। और जब हम इसे रखेंगे तो हमें ये पता चलेगा जो पाउडर बना है वो पाउडर भी किस कलर का है, वो पाउडर भी वाइट कलर का है, ठीक है। और जो ये पाउडर जो ये बना है, ये इस पाउडर का नाम क्या है, ये सर ये तो मैग्नीशियम था, ये तो मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम रिबन थी, जल गई, पर सर जलाने में तो ऑक्सीजन टूटा, फिर उससे जुड़ा, फिर वो खुद भी जला, उसको भी जलाया, इसका मतलब ऑक्सीजन उस वक्त उससे जुड़ गया था, तो क्या जलने के बाद भी वो उसी से जुड़ा होगा क्या, बिल्कुल, इसीलिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर आपको मिलेगा। ये आपने एक रिएक्शन देखी, एक एक्टिविटी समझी। अब इसके एडिशनल में जब हम एसिड बेस के अंदर जब जाएंगे, सेकंड चैप्टर के अंदर जब हम जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी जो मेटल का जो ऑक्साइड होता है, क्योंकि देखो ये मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, और वो क्या कहलाता है, ऑक्साइड। तो ये मेटल ऑक्साइड जो होता है सर, इसका भी कोई नेचर होता होगा, तो ये बेसिक नेचर का होता है। ये बेसिक नेचर क्या होता है, कैसे पता करते हैं, इन सारी चीज़ों को अभी यहाँ नहीं समझते, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सुनोगे मेरे से तो उतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम इतने ही टॉपिक के अंदर रहेंगे। अभी फिर से रिवाइज कराता हूँ मैंने क्या बताया। सबसे पहले मैग्नीशियम की रिबन ली, मैग्नीशियम की रिबन के ऊपर हवा की वजह से उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो गई थी, ऑक्सीजन की एक लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट हो गई थी, जो कि ऑक्साइड फॉर्मेशन कहते हैं उसके ऊपर। तो उसको हमने सैंड पेपर से पहले उसको क्लीन किया। सर क्लीन क्यों किया, क्लीन इसलिए किया क्योंकि जब हम अगर उसे क्लीन नहीं करते तो उसके ऊपर क्या है, ये जो आग है ये अपना पूरी तरीके से उससे रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। ये जो क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, ये रिएक्शन जो बता रहा हूँ, ये एक्टिविटी जो बता रहा हूँ, इसी के ऊपर एमपी बोर्ड के 2022 का जो पेपर हुआ साइंस का, उसमें ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया है इसी साल, ठीक है। तो फिर हमने जब उसको सैंड पेपर से क्लीन कर दिया, तो इसमें से जो फ्लेम निकल रही थी उसने फिर मैग्नीशियम से रिएक्ट किया, मैग्नीशियम को जलाया। जलाने के लिए एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन इसमें हवा के साथ में आई, ऑक्सीजन पहले खुद टूटी, उसके साथ में मैग्नीशियम के साथ में अटैच हुई, फिर खुद भी जली, मैग्नीशियम को भी जलाया। जलाने पर इसके अंदर से वाइट डेज़लिंग फ्लेम निकली, और फिर उसके साथ में जो रेसिड्यू मिला, जो रिमेनिंग मिला, वो भी वाइट कलर का प्रेसिपिटेट था हमारे पास में, और उस प्रोडक्ट का जो नाम है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर इतना तो समझ लीजिए। अब क्या इससे हमने क्या सीखे, इसका हम क्या निष्कर्ष निकालें, इसका हम क्या कंक्लूजन निकालें। तो इसका भी कोई कंक्लूजन निकालें, जो मैंने समझा दिया है इतना ध्यान रखो। मैं जब आपको 2 एक्टिविटी और आगे कराऊंगा, उसके बाद में जब मैं आपको बोलूँगा कि ध्यान करो वो चीज़, जब मैंने आपको ये बताया था तो इसमें जो ये चीज़ मिली थी, जो ये हो रहा था, वो ऐसा ऐसा ये कारण था, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो अभी सिर्फ इतना ही समझें। अब मैं आपको सेकंड एक्टिविटी के अंदर लेके चलता हूँ, एक्टिविटी 1.2 के अंदर। तो एक्टिविटी 1.2 के अंदर जब मैं आपको लेके चलूँगा, तो बेटा ध्यान देना, आपको यहाँ पर एक्टिविटी सारी करवाई जाएंगी, और एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो हैं लैबोरेटरी वाले,
वो सारे के सारे एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा मैं, ठीक है ना। वाइवा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका, चाहे सीबीएसई हो चाहे एमपी बोर्ड हो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन चाहे रिटन फॉर्मेट में आ जाए, चाहे आपसे वर्बली कोई पूछ ले, आप कहीं पर भी चूकेंगे नहीं। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना। एक्टिविटी 1.2 के अंदर बेटा देखो ध्यान से, इन्होंने जो सॉल्यूशन का बारे में बोला है, एक बोला है लेड नाइट्रेट, एक आपसे बोला है लेड नाइट्रेट, एक इन्होंने बोला है पोटेशियम आयोडाइड। चलो ये दोनों चीजों को जरा समझने का प्रयास करते हैं। करवाना क्या चाह रहा है सर, जरा ध्यान देना। सबसे पहले आप लोगों को ऐसे लेबोरेटरी के अंदर जब आप जाओगे तो आपको इस प्रकार की एक ट्यूब मिलेगी, ठीक है। तो ये बेटा ये ट्यूब क्या कहलाती है, ये ट्यूब है, मतलब नली जैसी दिख रही है, ट्यूब है, तो सर इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब कहते हैं, TUBE ट्यूब, ठीक है। अच्छा सर, पर ये जो ट्यूब है इसके जरिए तो हम कुछ टेस्ट करेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ता है टेस्ट ट्यूब। आपको सारे चीज़ों तक के नाम पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे हो उनका नाम टेस्ट ट्यूब ही क्यों रखा गया, ठीक है। तो ये टेस्ट ट्यूब है सर। इन टेस्ट ट्यूब से हम क्या करेंगे बेटा, आप एक काम करेंगे कि सबसे पहले जो आपको बोला गया है कि जो लेड नाइट्रेट है, ये जो पोटेशियम आयोडाइड है, ये पोटेशियम आयोडाइड है, लेड नाइट्रेट है, इनके दोनों के आपको यहाँ पर सैंपल ले लेने हैं। यानी कि लेड नाइट्रेट का पहले सॉल्यूशन ले लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और पोटेशियम आयोडाइड का आपको सैंपल ले लेना है ये दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर। सर ये दोनों सैंपल मतलब किस प्रकार का सैंपल, ये सॉलिड सैंपल होगा, लिक्विड सैंपल होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, तो आपको मैं बता देता हूँ ये दोनों ही सॉल्यूशन फॉर्म में होगा। सर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के बारे में बेटा आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पता होगा तो मैं बोल देता हूँ कि जब हम कुछ कम चीज़ को कुछ ज़्यादा चीज़ के साथ में घोल देते हैं, मिला देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, घोल कहते हैं। इंग्लिश में अगर बताऊँ मैं आपको, सॉल्यूट को अगर सॉल्वेंट के साथ में अगर क्या कर देते हैं, प्रॉपर तरीके से मिक्स कर देते हैं, तो जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन है, दोनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सॉल्यूशन लिया है। सर कौन कौन सा सॉल्यूशन लिया है, एक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है और एक पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया है। सर ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब आप जरा हमको एक चीज़ बताओ, ये जो सॉल्यूशन जो लिया जाएगा क्या इनका कोई स्पेसिफिक कलर होगा क्या ये कुछ अलग कलर के दिखते हैं क्या? तो आप बोलोगे भैया ये दोनों ही जो सॉल्यूशन हैं, ये दोनों ही सॉल्यूशन को देख करके कोई भी नहीं बता सकता कि ये लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है या पोटेशियम आयोडाइड का, क्योंकि ये देखने पर कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई? तो फिर सर अब आप क्या चाहते हो, अब मैं ये बता रहा हूँ कि आप अगर ध्यान से देखें तो जो ये पहली वाली जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है, और हमारे पास में जो ये दूसरी टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया हुआ है, इसके अंदर पहले से ही लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, इसके अंदर पहले से ही पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है। तो यहाँ से ये हम इसके अंदर डालेंगे और बेटा जैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे तो अब आपको इसमें कुछ चेंज होता हुआ दिखेगा। अब आपको यहाँ पर येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता हुआ दिखेगा। जैसे ही प्रेसिपिटेट का मतलब रिमेनिंग रेसिड्यू, प्रेसिपिटेट का मतलब ऐसे कि जैसे आप ऐसे समझें कि कभी भी अगर आप मिट्टी होती है, मिट्टी को अगर आप पानी में डालोगे और घोल दोगे तो कुछ देर तक तो आपको मिट्टी घुली हुई दिखेगी, उसके अंदर मतलब प्रॉपर तरीके से क्या होगी, डिजॉल्व हो गई होगी। परंतु 1 घंटे 2 घंटे के बाद में आप देखो कि वो मिट्टी जब सरफेस पर नीचे जो उसका बॉटम है उस पर जब वो प्रॉपर तरीके से जब वो रख जाती है तो वो एक प्रकार से नीचे जमा हो जाती है, तो उसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को, क्योंकि दोनों ही सॉल्यूशन दोनों ही कलरलेस है, जब हमने इसको इसमें मिलाया तो यहाँ पर एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। और प्रेसिपिटेट हमेशा बेटा कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में उसको माना जाता है। मतलब बेटा अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि एक चौक है, चौक को अगर मैं बोर्ड पे चला रहा हूँ उसमें से पाउडर फॉर्म बन रहा है, तो वो पाउडर फॉर्म कौन सी स्टेट मानी जाएगी, सॉलिड फॉर्म मानी जाएगी बेटा, क्योंकि वो लिक्विड तो है नहीं, गैस तो है नहीं,
सॉलिड ही बन जाए तो भी पकड़ पा रहे हो आप उसे प्रॉपर तरीके से। लिक्विड को पकड़ पाओगे क्या, गैस को पकड़ पाओगे क्या, परंतु सॉलिड को आप पकड़ पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये सॉलिड है। और भी सॉलिड के बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं, प्रॉपर तरीके से समझना है आपको, तो फिर बेटा आपको 12th की केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, पहले चैप्टर है सॉलिड का, तो वो सारी चीज़ें बात की बात है। तो पहले आप ये समझ लें कि इसके अंदर ये कलर चेंज हो गया। सर ये भी समझ में आ गया, परंतु इसका कलर चेंज हो गया तो अब इसका हम करें क्या, आखिर इससे हमको पता क्या चल रहा है। तो मैं फिर से बोलूँगा कि अभी सिर्फ दूसरी एक्टिविटी हुई है, अभी आपकी 1.3 एक्टिविटी और होने दो, उसके लिए और रोको, फिर मैं तीनों का कंक्लूजन निकाल करके बताऊंगा कि इस तरीके से हम पहचानते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब हम चलते हैं इसके बाद में एक्टिविटी 1.2 केवल इतनी ही है, जितना आपकी बुक में नहीं दिया गया है उससे ज़्यादा मैंने आपको बता दिया है कि इस प्रकार का ये सारा ये कॉन्सेप्ट होता है। एक और चीज़ है, एक्टिविटी 1.2 को आप लोग ध्यान रखना, जब मैं आपको बोलूँगा तो मैं आपको बोलूँगा जब मैं आपको बोलूँगा कि बेटा आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है, याद करो वो चीज़ जब इसके अंदर ऐसा होगा तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन बना था, तो किस प्रकार की किस टाइप की केमिकल रिएक्शन थी, किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, इससे पहले जो हमने 1.1 करी थी तो वो किस टाइप की केमिकल रिएक्शन थी। तो वो सारी चीज़ें बेटा जब मैं आपको आगे जब एक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझाऊंगा तब मैं आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान दिलाऊंगा, तो आप खुद कहोगे हाँ सर सही कह रहे हो, आपने जो बताया था वो बिल्कुल उसी प्रकार से और हमने यहाँ उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको एक्टिविटी 1.3 को जरा आप ध्यान से समझें। एक्टिविटी 1.3 को अगर आप ध्यान से समझें तो एक्टिविटी 1.3 क्या कहलाएगी। एक्टिविटी 1.3 को अगर आप ध्यान से देखें, एक्टिविटी 1.3 को आप देखें तो बेटा यहाँ पर इस एक्टिविटी के अंदर इन्होंने बोला है सबसे पहले आपको एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है। सर ये कॉनिकल फ्लास्क मतलब क्या है, ये तो समझ में ही नहीं आया, कॉनिकल फ्लास्क मतलब क्या होता है, ये तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा। बेटा सबसे पहले आप इसको देखो, क्या ये नीचे से आपको कौन के जैसा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ये सब किसका बना होता है, ये ग्लास का बना होता है, कांच का बना होता है। सर ये कांच के ही जितने लोग आपने टेस्ट ट्यूब भी बताई थी अभी इससे पहले, वो किसकी बनी थी सर, वो भी ग्लास की बनी हुई थी। केमिस्ट्री की या केमिकल लेबोरेटरी के अंदर ज़्यादातर चीज़ें हमें ग्लास की ही बनी हुई क्यों दिखती हैं, या फिर चाइना क्ले की क्यों बनी हुई, चीनी मिट्टी। चाइना क्ले मतलब ये नहीं है कि चाइना गए थे वहाँ से जाकर के मिट्टी लेके आए थे, सीधा कहना ये है कि जो चीनी मिट्टी होती है जिसे चीका मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है ना, तो चिकनी मिट्टी भी कहते हैं, तो उसके बने होते हैं। सर ये दो ही के हमारे पास में ये सारे के सारे यूटेंसिल्स क्यों होते हैं, या जो भी हम एक्सपेरिमेंटल जो भी सेटअप होता है पूरा ग्लास का या फिर चाइना क्ले का ही क्यों बना होता है। क्योंकि बेटा आप एक चीज़ बताओ, एक उदाहरण देता हूँ अच्छा सा, कि मैं आपके घर पर आया और आपसे मैंने मतलब मैं आपके घर आया हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, तो आप मेरा कुछ ना कुछ तो भैया स्वागत करोगे, कुछ स्वागत ना करोगे तो कम से कम नींबू पानी तो बना करके दोगे, क्योंकि चाय तो मैं पीता नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए आपने मुझे अगर नींबू पानी बना करके दिया, और नींबू पानी बना करके दिया तो वो आपने स्टील के जग के अंदर आपने भरा हुआ है कि सर आएंगे तब तक हम इसको बना के तैयार रखते हैं और तब तक दूसरी चीज़ें करते हैं, दूसरी एक्टिविटी करते हैं। मैं आया, आपने स्टील के जग में से वो जो भी आपने सैंपल बनाया, सॉल्यूशन बनाया है, स्वीट सॉल्यूशन, तो वो आपने बेटा मुझे दिया तो मैंने पिया, उसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं। परंतु मान लीजिए अगर धोखे से यही लेमन जूस जो आपने बनाया मेरे लिए, यही अगर तांबे के बर्तन में होता, समझ रहे हैं, तांबे के बर्तन में होता, कॉपर के बर्तन में होता, ठीक है ना, या ब्रास के बर्तन में होता, ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर उसमें होता और आपने अगर उसे आधे घंटे के लिए भी अगर सॉल्यूशन को उसके अंदर रख दिया होता, तो वो जो ब्रास है या कॉपर है वो उस लेमन जूस के साथ में रिएक्ट कर लेता और उसका टेस्ट चेंज हो जाता और एक प्रकार से मेरे खुद की हेल्थ के लिए वो पॉइजनस हो जाता। अब मैं आया 1.5 घंटे बाद, तो आपने इतना मेहनत करी थी बनाने में, सब कुछ मेरे लिए अरेंज किया और मैं आया, आपने मुझे पिलाया और मैंने जैसे ही पिया तो वैसे ही क्या होगा, मुझे एकदम कड़वा लगा तो भाई मैंने तो उसको थूक दिया, या मान लीजिए मुझे वॉमिटिंग हो गई या मेरी हालत ख़राब हो गई। तो इसमें आपकी गलती है क्या? नहीं, आपको तो पता ही नहीं था। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि हम
एक्चुअली में जो ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं, जो हम देखना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में ये रिएक्ट करेगा या नहीं, और आप तो दो चीज़ों को रिएक्ट कराना चाह रहे हो, दो चीज़ों को रिएक्ट करा करके आप एक्चुअल उसकी परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हो, क्या ऑब्जर्व होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। परंतु जिस बर्तन में आपने उसको रखा, अगर वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर लेगा तो जो ऑब्जर्वेशन हमको मिलेगी वो तो रॉन्ग मिलेगी ना, वो उन दोनों की ना होकर के इन तीनों की हो जाएगी, और हमको चाहिए केवल दो की। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम बर्तन ऐसे लेते हैं लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट करते समय, हम जितने भी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं वो इस प्रकार के होते हैं जो नॉन रिएक्टिव हो या लेस से लेस रिएक्टिव हो। तो आपको पता होना चाहिए जो गिलास के जितने भी लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर चाइना क्ले के जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव होने की वजह से हम इन्हें प्रेफर करते हैं, ना कि दूसरे मेटल्स के लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमको समझ में आ गई। सर ये कॉनिकल फ्लास्क है, सर तो ये कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आप क्या लेना चाह रहे हो? तो बेटा मैंने कहा कि जिंक के ग्रेनुअल्स ले लो। जिंक के ग्रेनुअल्स, पहली बात तो जी समझ में नहीं आया सर कि जिंक क्या है, फिर बोल रहे हो ग्रेनुअल्स और ले लो। तो मैं समझाता हूँ बेटा, जिस प्रकार से मैंने अभी आपको मैग्नीशियम के बारे में बताया था कि मैग्नीशियम आप डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं, इसलिए सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, परंतु वो एक्चुअली में मेटल ही है। उसी के जैसा जिंक भी है, जिंक का भी आप लोग रेगुलर यूज नहीं करते हैं, इसका यूज बहुत ही कम जगह पर आप लोगों ने देखा होगा, और जो लोग देखे हैं तो उन लोगों ने बैटरी वगैरह के अंदर थोड़ा बहुत देखा होगा। ठीक है, तो जो जिंक है, जिंक के बारे में आप ऐसा समझ रहे हैं कि जो जिंक है, तो जिंक क्या है? जिंक भी एक मेटल है सर। तो ग्रेनुअल्स का मतलब क्या हो गया? चलो जिंक का तो मतलब समझ में आ गया, ग्रेनुअल्स क्या है? ग्रेनुअल्स का मतलब बेटा आप ऐसा समझ रहे हैं कि जिंक के ही छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, तो ये टुकड़े हो गए, तो वो हमने कहा ले लिया? वो हमने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ले लिया है। अब कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने ये जिंक ग्रेनुअल्स जो ले लिए हैं वो इधर रखे हुए हैं। अब सर आप क्या करना चाह रहे हैं? अब बेटा इसके अंदर दूसरी चीज हम लेंगे जो कि आपकी एक्टिविटी के अंदर दी गई है। अब हम इसके अंदर कोई भी एसिड मिलाएंगे। कोई सा एसिड? कौन सा सर? जो हमको एक्टिविटी के अंदर दिया गया है वो वाला एसिड मिलाएंगे। तो वो वाला एसिड है बेटा, हमने इसके अंदर प्रॉपर तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया है। सर ये तो समझ में नहीं आया, आज तक तो हमने ये सल्फ्यूरिक एसिड नाम सुना ही नहीं है। ये सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या? एसिड मतलब बेटा तेजाब, हिंदी में अम्ल कहते हैं। वॉशरूम वगैरह क्लीन करने के लिए जो आपके घर वाले मम्मियाँ वगैरह जो साइकिल वालों से जो बोतलें खरीद लेती हैं तेजाब की, उसके अंदर जो तेजाब होता है वो तेजाब इसी प्रकार का होता है। मैंने ये नहीं कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एसिड बहुत प्रकार के आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी आता है, वीक एसिड भी आता है, मॉडरेट एसिड भी आता है। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है उस एसिड की उस सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन के बेसिस पर बताते हैं। और कुछ स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, कुछ वीक भी होते हैं, ये उनका नेचर है। तो हमने ये सल्फ्यूरिक एसिड लिया। सर सल्फ्यूरिक एसिड हम कैसे लेंगे? समझ में नहीं आया कि डायरेक्ट बोतल लीक हो जाए कैसे उड़ा दिया? भैया नहीं, जब मैं एक्टिविटी बता रहा हूँ तो सारे एक्सपेरिमेंटल तरीके भी बताऊंगा कि किस तरीके से लिया। तो आप ऐसा समझ लें कि एक ब्लैक कलर की सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल होती है। ब्लैक कलर की ही क्यों होती है? ब्लैक कलर की इसलिए होती है क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, मे बी ये रोशनी से, लाइट से भी रिएक्ट कर सकता है, इसलिए इसे ब्लैक करके रखते हैं। दूसरी बात, जब ये क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, हालांकि लेबोरेटरी के अंदर, स्कूलों के अंदर जो ये यूज किया जाता है वो DCl यानी कि कंसंट्रेशन की मात्रा उसकी कम रहती है। किसी बच्चे के ऊपर धोखे से एक आध बूंद गिर जाए तो ज़्यादा डैमेज ना हो, उतनी उससे भी कम कंसंट्रेशन के सैंपल्स स्कूल के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड में दिया है, फिर भी हम रिस्क क्यों लें? तो इसलिए एक आता है बेटा ड्रॉपर, एक आता है ड्रॉपर। जो ये ड्रॉपर क्या होता है, ये सामने जो नली होती है ये होती है अपनी ग्लास की, और जो पीछे जो होती है वो होता है रबड़ का। आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा, 4 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनको दवाई पिलाई जाती है तो कोई ड्रॉपर होता है, उसको शीशी में डालते हैं, उससे फिर वो अपने अंदर वो शक्कर लेती है, यानी कि उसको चूस लेती है और फिर बच्चे के मुंह में उसको छोड़ देते हैं तो वो दवाई उसके मुंह में चली जाती है। तो वो ड्रॉपर होता है, वो प्लास्टिक का होता है, ये ग्लास का होता है, इसके ऊपर का पार्ट रबड़ का होता है। तो ये ड्रॉपर है। अब हम क्या करेंगे, जब ये ड्रॉपर की मदद से इसके अंदर से इसको खींचेंगे और इसमें अपन फिल कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड को फिल कर लेंगे। तो सर हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा? हमें ये देखने को मिलेगा कि जो ये जिंक के जो ये ग्रेनुअल्स हैं, यहाँ से इसमें छोटे 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 ऐसे बबल्स से बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसमें से सर ये बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और बबल्स बनना स्टार्ट होंगे तो बबल्स तो लाइट होते हैं,
लाइट मतलब हल्के होते हैं, हल्के होते हैं तो सर ये तो ये ऊपर निकलेंगे, ऊपर निकलेंगे तो आपको इसके टॉप पे से कुछ गैस जैसी निकलेगी, यानी फ्यूम्स जैसे या वेपर्स जैसे निकलते हुए दिखाई देंगे। और सर ये अगर वेपर्स निकल रहे हैं तो इसका मतलब 100% सर ये कोई ना कोई गैस है, और ये गैस कौन सी? हाइड्रोजन गैस। सर आपको कैसे पता चल जाता है कि ये हाइड्रोजन गैस ही तो है? हम कह सकते हैं ऑक्सीजन गैस भी तो हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो हो सकती है, फलाना गैस हो सकती है, ये वाली गैस हो सकती है। तो बेटा मैंने आपको बोल दिया हाइड्रोजन गैस, आपको मान लेना है। और आपको अगर नहीं मानना है तो जो चीज़ें बोल रहा हूँ उन चीज़ों को करके देखो। मतलब कभी भी जब हम मेटल को किसी भी एसिड से जब रिएक्ट कराते हैं तो उसके अंदर से जो गैस रिलीज होती है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और भी फिर भी आप लोगों को अगर संतुष्टि ना हो, नहीं सर हम नहीं मान रहे, हमको तो आप कंफर्म करके बताओ कि ये हाइड्रोजन गैस क्या होती है, तो बेटा जब मैं आपको एसिड और बेस जब पढ़ाऊंगा आगे के चैप्टर्स में तब मैं आपको ये कंफर्म करके ही बताऊंगा। देखो यहाँ पर ये एसिड है, यहाँ पर ये बेस है, यहाँ से कोई दूसरी गैस तुमको निकलते हुए दिखेगी नहीं, क्योंकि वो कंपाउंड के अंदर दूसरी गैस का कोई एलिमेंट है ही नहीं, केवल हाइड्रोजन का ही एलिमेंट है। उसके अंदर से जो गैस बनेगी वो हाइड्रोजन की बनेगी। जो मैं बोल रहा हूँ कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो आप लोगों को सिर्फ इतना मान लेना है कि जब हम मेटल में जब एसिड मिलाते हैं तो उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलती है। परंतु कुछ होंगे परमधीक बिल्कुल नहीं मानेंगे, अरे सर हम आपकी बात को कैसे माने, हमको तो आप बता के बताओ, विश्वास कराओ तभी हम आपकी बात को मानेंगे। तो भैया यार कैसे विश्वास दिलाएं बच्चों को? तो एक काम करो, हाइड्रोजन गैस है, इसकी प्रॉपर्टी होती है हाईली क्या होती है, ये फ्लैमेबल गैस होती है, यानी कि तुरंत जल जाती है, भयंकर विस्फोट करती है अगर थोड़ी सी भी इसको अगर फ्लेम मिल जाए, आग मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, जब ये गैस इसके ऊपर से निकल रही होगी तो एक मैच बॉक्स में से मैच स्टिक लेंगे और मैच स्टिक को थोड़ा सा जला देंगे। क्या कर देंगे? जला देंगे। मैच स्टिक को जैसे ही जला देंगे, जैसे ही हम जलती हुई, अरे मैच स्टिक नहीं पता किसी को, मान लो जलती हुई तिल्ली है ना, जलती हुई तिल्ली या आग को जैसे ही हम इसके मुंह के ऊपर ले जाएंगे, जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी तो इसके अंदर से एकदम ऐसे एकदम विस्फोट टाइप का होगा। इतना बड़ा विस्फोट नहीं होगा कि आप मर जाओ या किसी को जख्म आ जाए, बहुत ही कम गैस इसमें से रिलीज हो रही है। बस उसमें से आपको जो ये इसके ऊपर जो फ्लेम जल रही है, ये फ्लेम थोड़ी सी बड़ी होती है दिखेगी, थोड़ी सी हल्की सी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये गैस है वो बहुत ही ज्यादा हाईली फ्लैमेबल है, इसलिए ये थोड़ी सी जल्दी जल्दी जल रही है, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस इसके अंदर है। अब कुछ गधे फिर भी नहीं मानेंगे, फिर क्या बोलेंगे, सर अच्छा ये बताओ कि हाइड्रोजन गैस जो है क्या वो अकेली ही एक ऐसी गैस है जो हाईली फ्लेमेबल है? बहुत सारी गैसें ऐसी होती हैं जो हाईली फ्लेमेबल होती हैं। तब फिर मैं बोलूँगा भैया अब इसका केवल एक ही आंसर है कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, या तुम्हारी जो जितनी भी तुमने जो दुनिया की गैसें जो पता कर ली हैं कि वो भी हाईली फ्लेमेबल होती हैं, तो बेटा इसका एक ही आंसर है कि जो आपने जो भी कंपाउंड जो रिएक्ट कराए हैं, वो कंपाउंड जो आप रिएक्ट करा रहे हो उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, फिर उन एलिमेंट के बेसिस पर आप कंफर्म हो पाओगे कि इसके अंदर से गैस कौन सी निकल सकती है। और कंफर्म करने के लिए आप जब जला के देखोगे, अगर वो जल रही है और वो गैस जो हमारा अनुमान था कि इसके अंदर से ये निकलनी चाहिए, और हमें उसकी अनुमान के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी ये पता, जैसे मान लो जी हमको ये पता, चलो आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लो मुझे जिंक का बारे में पता है, जिंक मैंने लिया और सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। अब मैं आपसे ये कह दूँ कि यहाँ पर जब ये जिंक इससे साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट का एक सॉल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए, निकलनी चाहिए। अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रही होगी ना, तो बेटा जरूरी नहीं है अभी आपको समझना, इसका नेक्स्ट स्टेप वही है। जब ये पूरी चीजें बता दूंगा तो हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और किस प्रकार से कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, कैसे लिखते हैं, वो सारी चीजें सीखेंगे। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनके दिमाग में थोड़ा सा डाउट है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस ही हुई। बहुत सारी गैसें नेचर के अंदर पाई जाती है जो हाईली मतलब क्या होती है, फ्लेमेबल होती है। तो मैं बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले देखोगे ना कि आपने दो कंपाउंड जो लिए वो कौन कौन से हैं। एक तो आपने ये एलिमेंट लिया है और एक आपने ये कंपाउंड लिया है, ठीक है। तो ये जो दो चीजें आपने जो ली हैं, इसमें से एक तो जिंक सल्फेट बनेगा और एक जो गैस बनने की जो संभावना है, चांस है, वो हाइड्रोजन गैस का है। अब हाइड्रोजन गैस के बारे में हमको पता है कि हाईली फ्लेमेबल होती है, तो उसको रिकन्फर्म करने के लिए हाइड्रोजन गैस ही निकली है कि नहीं, इसलिए हमने जला के देखा तो उसके अंदर से थोड़ा सा क्या हो गया, फ्लेम थोड़ी सी ज़्यादा भयंकर हो गई, जलने लगे, तो हमको कंफर्म हो गया कि हाइड्रोजन गैस है। दूसरी कोई गैस नहीं निकली भैया, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शंस हैं, इनको समझने के लिए प्रॉपर पहले अपना पूरा बेस
क्लियर करना पड़ेगा बिना बेस तैयार किए। अगर आप ऐसे ही अपना दिमाग लगाते रहेंगे, उंगलियां चलाते रहेंगे कि सर ऐसा ऐसा ऐसा, तो कैसा भी नहीं होगा, समझे? ठीक है, तो मैंने जस्ट आपको बता दिया ये। अरे सर अब तो तीनों एक्टिविटी हो गई, तीनों के हमने रिजल्ट देख ली, अब तो बता दो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन हम कैसे पहचानते हैं, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो कहीं पर भी हमने जो चीज़ें देखी या यही 3 चीज़ें जो हमने देखी इनमें केमिकल रिएक्शन हो रही थी, आइडेंटिफाई करने का तरीका तो बताओ। तो अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको। अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान लगाना है अच्छे तरीके से। आप जरा ये देखें, इसके अंदर आइडेंटिफाई करने का बहुत सारा तरीका है बेटा, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी दो रिएक्टेंट का मतलब जो आपस में दो चीजें रिएक्ट करने वाली हो, समझ में नहीं आना सर। ऐसे समझो पानी था, उसमें आपने चीनी डाली और घोल दिया, तो वो एक दूसरे में घुल गई ना। तो पानी एक अलग चीज है, चीनी एक अलग चीज है, शुगर एक अलग चीज है, दोनों को जब मिलाया तब वो रिएक्ट हुई, तो ये दोनों आपस में इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। समझ में आया? तो इसी प्रकार से मैंने ये कहा कि अगर कि मतलब मान लीजिए किसी भी दो रिएक्टेंट का रिएक्ट कराने पर अगर उनका जो प्रोडक्ट बन रहा है, उनसे जो सॉल्यूशन बन रहा है, उनसे जो चीज बन रही है, वो चीज बनने में अगर उसकी स्टेट चेंज हो जाए, स्टेट मतलब सर क्या, स्टेट मतलब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऐसा? अरे ऐसा नहीं है, स्टेट का मतलब वो लिक्विड में बदल, अगर सॉलिड दो रिएक्टेंट सॉलिड हो और मिलाने पर लिक्विड हो जाए, या फिर मान लीजिए ये गैस हो मिलाने पर लिक्विड हो जाए, ये दोनों मान लीजिए लिक्विड हो और मिलाने पर गैस बन जाए, कुछ भी समझ लीजिए, मतलब स्टेट चेंज हो जाए, सीधी सी बात। और स्टेट हम इसके अंदर केवल 3 मानेंगे, लिक्विड, गैस और सॉलिड। बेटा एक और चीज समझ लेना, कुछ अपना ज्ञान लगाएंगे सर, स्टेट तो 5 प्रकार की होती हैं, बॉन्स, आइंस्टीन, कंडेंसेट और प्लाज्मा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो जब आप बड़ी क्लासों में आ जाएंगे, जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तब वो चीज़ें वहाँ पर आएंगी, अभी आपके लिए वो यूज़ नहीं है। बस आप इतना समझें कि मैटर की कोई भी जो 3 स्टेट होती हैं वो लिक्विड, गैस और सॉलिड, ठीक है। मान लीजिए आपको अगर केमिकल रिएक्शन के बारे में पता करना है कि किन्हीं भी दो चीज़ों में या कहीं पर भी रिएक्शन हो रही है, तो आप बस इतना देख लेना कि उसकी स्टेट चेंज हो रही है क्या, उसके बाद में उसका कलर चेंज हो रहा है क्या, उसके बाद में उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या, उसके बाद में उसका टेम्परेचर, कलर, स्टेट, उसका टेस्ट चेंज हो रहा है क्या, उसका ऑर्डर मतलब स्मेल, उसका स्मेल चेंज हो रहा है क्या। ये मोटी मोटी बातें हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया? नहीं आया सर? अरे भैया कैसे समझोगे इनको, केमिकल रिएक्शंस आपको क्या समझाऊं मैं? अब समझाने का पहला तरीका ध्यान करो। मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले जब आपने इस वीडियो को सुन लिया होगा, पढ़ना या देखना, तो आपने देखा होगा कि जो दूध होता है, हमने जब गर्मियों के दिनों में जब हमने रात में जब अपने किचन में रख दिया था, तो दूध कैसा था, लिक्विड था। उंगली डाल के देखो, हिला करके देखो, तो प्रॉपर तरीके से वो लिक्विड है। सुबह के टाइम पे देखा तो दूध फट गया है, अब वो हिलेगा नहीं, क्योंकि अब उसमें मोटे मोटे सॉलिड के जैसे उसके दूध के टुकड़े बन चुके हैं, जिसे हम दही कहते हैं, कर्ड कहते हैं। तो यानी कि पहले लिक्विड था, अब हो गया है क्या, अब हो गया है सॉलिड। इसका मतलब लिक्विड से सॉलिड में बदल गया, इसका मतलब इसकी स्टेट चेंज हो गई, और स्टेट चेंज जिस किसी में भी हो जाए वो केमिकल रिएक्शन है। अब कंफर्म होगा। दूसरी बात हमने बोला था कि हम लोहे को अगर छत पर रख दें हिला करके, खुले आसमान में हवा पानी सब कुछ मिलता रहे, तो उसके ऊपर कुछ दिनों के बाद में एक ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है, यानी कि उसके ऊपर जंग लग जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। ध्यान करो, कलर चेंज, अगर उसका कलर चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन हो रही है। बात समझ में आई? अब एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। मैंने बोला था कि खाना पकाओ, तो आप देखिए कि खाना जब पका रहे हो तब उसका तापमान कितना था, उसका टेम्परेचर कितना है, बहुत ही कम ठंडा है खाना, और जब आपने पकाया तो उसमें तो टेम्परेचर बढ़ गया।
तब उसमें तो टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मा गर्म खाना खा के देखा है तो मुंह फफला जाता है, बिल्कुल आपका पूरा जल जाता है, तो समझ में आ गया होगा टेम्परेचर चेंज हो गया, यानी कि उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो किसी भी चीज़ के अंदर अगर सडनली टेम्परेचर चेंज हो जाए, थोड़ी देर बाद भी टेम्परेचर अगर चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर क्या हो गई केमिकल रिएक्शन। तो दूध को उबालने में जो उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, पहले दूध ठंडा था, अब गर्म होने पर उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, तो इसका मतलब सर उसमें क्या हो गई है केमिकल रिएक्शन। और एक और उदाहरण लेके बताता हूँ आपको टेम्परेचर में। गर्मियों के दिनों में बहुत गर्मी तो लगती है, तो सुबह सुबह क्या करते हैं आप लोग आकर के जब अपनी दीवारों से जब चिपट करके देखोगे, टच होकर के देखोगे, तो सुबह बहुत ठंडी दिखेगी तुम्हें दीवार। और जैसे ही दिन का टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही दिन बढ़ेगा, तो आपको पता चलेगा दोपहर के 12 बजे तक ये ठंडी लगना तुम्हें बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर सुबह के टाइम पे कम था, अब इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, इसलिए इसका ये ठंडक कम हो गई है। इसका मतलब सर इस दीवार के अंदर भी क्या हो गई है, टेम्परेचर चेंज हो गया। टेम्परेचर चेंज हो गया तो ये क्या केमिकल रिएक्शन है? बिल्कुल है। टेम्परेचर चेंज जहाँ जहाँ होगा वहाँ सब जगह पर आपको केमिकल रिएक्शन होगी। इसके बाद में टेस्ट चेंज। सर मैंने आज खाना बनाया था और सर मैंने क्या किया, उसको फ्रिज में रखना भूल गया या भूल गई, और मैंने क्या सुबह के टाइम पे जब मैंने मन हुआ चलो खा लेते हैं और बनाने की इच्छा नहीं है, आलसी जीव हैं अपन सर, ठीक है। तो जैसे ही गए तो देखा भैया उसका खाना खा करके देखा तो उसका तो स्वाद चेंज हो गया। आज तो मस्त लग रहा था खोआ पनीर जो भी बनाया आपने, मटर पनीर खोआ पनीर जो भी, और सुबह के टाइम पे खा करके देखा क्योंकि फ्रिज में रखा ही नहीं है और गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया उसका टेस्ट चेंज हो गया सर, अब तो वो गंदा लग रहा है। तो टेस्ट चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर हो गई है केमिकल रिएक्शन। टेस्ट चेंज जहाँ कहीं पर भी हो जाए वहाँ हो जाती है केमिकल रिएक्शन। जैसे बोलते बासा भोजन, रेंसिडिटी आप जो आगे इसी टॉपिक में पढ़ोगे, तो रेंसिडिटी क्या है यानी बासा भोजन क्या है, जिसमें टेस्ट चेंज हो जाता है, ये क्या है बेटा केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद में आता है ऑर्डर या स्मेल। अच्छा अभी आज सुबह जब खाना पक रहा था तो बहुत प्यारी सी स्मेल दे रहा था, ठीक है, और कल जब खाना जब बासा हो गया मतलब खराब हो गया तो उसी खाने के अंदर से क्या आ रही है, स्मेल आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका स्मेल चेंज हो गया है, इसका मतलब इसमें क्या हो गई केमिकल रिएक्शन। एक और उदाहरण, अगर मैं आपसे कह दूँ कि कुत्ता मर, अरे सॉरी कुत्ता नहीं बोल सकते भाई, डॉगी बोलेंगे, कुछ बच्चियाँ हमसे पढ़ रही होंगी, बुरा मान जाएंगे, लेकिन सर हमारे डॉगी को आपने कुत्ता कैसे बोल दिया, जरा सुने। तो मान लीजिए अगर डॉगी मर गया है, भगवान ना करे किसी का भी मरे, परंतु एक समय है जाना हर किसी को है। मान लीजिए डॉगी अगर किसी का एक्सपायर हो गया है और अगर हम उसे ऐसे ही कहीं पर भी छोड़ आते हैं, तो शुरू के 2 दिन तो उसमें उसके रास्ते से जब अपन निकले तो उसमें से स्मेल नहीं आई, परंतु 15 दिन के बाद में हमको उसमें से स्मेल आई। यानी कि सर 2 दिन पहले हमने जब देखा या 15 दिन पहले हमने देखा तो स्मेल नहीं आ रही थी, अब स्मेल आ रही है, वो भी बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है। इसका मतलब इसमें स्मेल में चेंज हो गया, इसमें स्मेल आने लगी, स्मेल इसका बदल गया है, इसका मतलब इसमें हो गई है केमिकल रिएक्शन। अब इतना मैंने पढ़ाया शुरू से लेकर के अभी तक, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए केमिकल रिएक्शन होती हैं तो कैसे पता करोगे, तो ऐसे। अब सर आप ये तो बताओ, चलो ये सब तो बता दिया, एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 जो आपने करवाई थी वो किस लिए करवाई थी वो तो बता दो, उसमें इनका क्या उपयोग था। भैया ध्यान करो, आप लोगों ने ध्यान किया हो जब आपने सबसे पहले 1.1 एक्टिविटी करी थी तो आप लोगों ने ध्यान दिया था कि जब हमने उसको जलाया था, जलाने पर वो जलने लगा था, तो शुरुआत में उस मैग्नीशियम की जो रिबन थी उसका टेम्परेचर कुछ नहीं था, जलने पर उसका टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया इसका मतलब टेम्परेचर चेंज हो गया इसका मतलब केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात, जब शुरुआत में आप लोग ऐसा देख रहे हैं, शुरुआत में मैग्नीशियम की जो रिबन थी वो उसका कलर अलग था, परंतु जलने के बाद में जब रेसिड्यू मिला तो मैंने आपको ध्यान से सुनो, मैंने आपसे कहा था उसका कलर हो गया है वाइट प्रेसिपिटेट फाउंड होगा, यानी उसका कलर चेंज हो गया। कलर चेंज का मतलब सर केमिकल रिएक्शन, बात समझ में आ रही है। तो वो जो एक्टिविटी हम कर रहे थे वो ये देखने के लिए कि क्या इसके अंदर वास्तविकता में केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इन मापदंडों के अनुसार, इन आइडेंटिफिकेशन जो भी हमने जो ये रूल्स बनाए हैं इनके अनुसार वहाँ सब जगह पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूसरी जगह देखो, दूसरी एक्टिविटी देखो, जब हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की टेस्ट ट्यूब को जब एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हमने फिल कर दिया था तो सबसे पहले वो क्या थे, लिक्विड थे दोनों के दोनों, और जैसे ही मैंने उन दोनों को जब एक दूसरे में जब फिल किया तो फिल करने में हमने एक चीज नोटिस करी कि उसके अंदर एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया। सबसे पहले तो वो दोनों कलरलेस थे, जब रिएक्शन हुई तो उसके अंदर क्या आ गया, उसके अंदर येलो कलर आ गया। येलो कलर आने की वजह से यानी कलर चेंज हो गया है, पहले कलर नहीं था अब कलर आ गया, कलर चेंज होने की वजह से
केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात, पहले वो दोनों लिक्विड थे, स्टेट उनकी लिक्विड थी, अब उनका रिएक्शन होने पर एक दूसरे में मिलाने पर प्रेसिपिटेट बन गया है, सॉलिड स्टेट में आ गया है। इसका मतलब लिक्विड से सॉलिड बन गया कुछ पार्ट उसका, इसका मतलब इसके अंदर स्टेट चेंज हो गई, और स्टेट चेंज का मतलब केमिकल रिएक्शन। दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? हाँ, पूरी चीजें कोरिलेट करते चलो। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी, जब मैंने आपको एसिड में मेटल को जब रिएक्ट करा करके दिखाया था, एसिड में जब मैंने आपको जिंक की ग्रेन्युल्स डाल करके दिखाए थे एक्टिविटी 1.3 में, तो आपने देखा था कि वो उसमें दो प्रकार के एलिमेंट थे, दो प्रकार के रिएक्टेंट थे। आपने अगर ध्यान दिया हो, एक तो सॉलिड था जो कि जिंक था, और एक हमारे पास में एसिड था जो कि लिक्विड था, परंतु उसके अंदर से गैस निकल रही थी, गैस निकली थी ना। तो वो गैस क्या है? गैस तो एक अलग ही स्टेट आ गई, गैसियस फॉर्म आ गया, यानी कि इसमें से दो स्टेट के रिएक्टेंट थे, परंतु इसमें तो थर्ड स्टेट का एक इसमें से प्रोडक्ट निकल रहा है बाहर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इसके अंदर स्टेट चेंज हो गई, इसके अंदर गैसियस फॉर्म आ गया, गैसियस फॉर्म आ गया यानी चेंजिंग स्टेट, और चेंजिंग स्टेट डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन को। ठीक है भैया, इतना मैंने आज आपको समझाया है। कल जब भी मैं आपको जब नेक्स्ट आपको वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, क्यों लिखी जाती हैं, किस लिए लिखी जाती हैं, कैसे उसको बैलेंस करते हैं, क्या क्या तरीका होता है। आज की वीडियो में आपको जो कोई भी डाउट आया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इसमें कमेंट करके, तो मैं बाकायदा उस चीज़ को देखूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों को कहीं ना कहीं डाउट है तो मैं उस चीज़ को क्वेरी को आपकी सॉल्व करने का प्रयास जरूर करूंगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी प्रकार से आपको 10th के एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए जाएंगे साइंस के। आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।